25 जून को होने वाले एक इजलास में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान किया है। 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद के बावजूद पाकिस्तान पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है। FATF का बज़ाहिर एजेंडा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। पाकिस्तानी मईशत को इन पाबंदियों की वजह से तकरीबन 38 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका। 2018 से अब तक तकरीबन 11 इजलास हो चुके, मगर पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 25 जून को होने वाले एक इजलास में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान किया है, जिसका मतलब है मॉनिटरिंग के नाम पर पाकिस्तान के गले में बंधी घंटी मजीद बंधी रहेगी और इस पर इस ज़िमन में लगने वाली पाबंदियां या सख्तियां बरकरार रहेंगी। हैरत की बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत के मुकम्मल ताउन और 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद के बावजूद पाकिस्तान पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है और इस पर हमसाया मुल्क भारत की खुशी मानी खेज है। नाजरीन, FATF किस बला का नाम है? ये आलमी चौधरियों की तैयार करदा उस एसोसिएशन का नाम है जो बज़ाहिर तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का एक इदारा है, मगर दर पर्दा इन आलमी चौधरियों के सियासी मकासद की तकमील को यकीनी बनाता नजर आता है। इसके ज़रिए से जो ममालिक आलमी ताकतों के साथ इनके जायज़ और नाजायज़ मकासद में ताउन ना करें, इनके गिर्द पाबंदियों का शिकंजा कसा जाता है और उस मुल्क की मईशत को निचोड़ कर उसे अपने एजेंडे को मानने पर मजबूर किया जाता है। ये इस नौइयत का पहला इदारा नहीं, बल्कि इस वक्त आलमी उफुक पर मौजूद मुख्तलिफ इदारों में अक्सरियत ऐसे इदारों पर मुश्तमल है जो बज़ाहिर तो इंसानी हुकूक और अमन आलम के अलमबरदार नज़र आते हैं, मगर हकीकतन आलमी कसाइयों के नुमाइंदे हैं और इन्हीं के एजेंडे की तकमील करते हैं। FATF का बज़ाहिर एजेंडा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। अगर हक़ाइक़ देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग तो अमरीका और इसके हवारी इस्लामी ममालिक में दाइश और दीगर मुतहारिब ग्रुपों को सपोर्ट की मदद में कर चुके, मगर ये दूसरों को अमन का भाषण देते नजर आते हैं। इन पाबंदियों के ज़रिए अब तक कई ममालिक की मईशत को तबाह किया गया। ये बड़े ममालिक दर पर्दा लॉबिंग करके अपने मकासद को वोटिंग के नाम पर पूरा कर लेते हैं और टारगेटेड ममालिक को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अब अगर FATF और पाकिस्तान की तारीख को देखें तो 2012 से अब तक मुख्तलिफ अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को इन पाबंदियों की वजह से तकरीबन 38 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका और मुस्तकबिल भी महफूज दिखाई नहीं दे रहा। 2019 में पाकिस्तान को दिए गए 27 नकात में से पाकिस्तान ने 26 नकात को मुकम्मल किया, मगर भारत की लॉबिंग ने काम दिखाया और पाकिस्तान पर बदस्तूर ग्रे लिस्ट की तलवार लटक रही है। इन 26 नकात में वक्फ इमलाक बिल भी शामिल है, जो कि शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बावजूद हुकूमत ने FATF की खुशनुदी के लिए असम्बलियों से पास करवा लिया। सुना है कि अब फिर इस पर गौर हो रहा है, मगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान बदस्तूर आलमी इदारों के रेडार पर है। आखिर पाकिस्तान से कौन से मुतालबात मंजूर करवाने हैं, या फिर अमरीका की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जाए ताकि अमरीका अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये वाज़ेह है कि अमरीका और इसके हवारी इन हथकंडों के ज़रिए पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत में अमरीका नवाज अनासर की राह हमवार करे और अफगान तालिबान पर दबाव डालकर इनकी नुमाइंदगी को इस हुकूमत में कम से कम रखे, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा करने को तैयार नहीं। ये सब हथकंडे इन्हीं मुतालबात को मनवाने के लिए आजमाए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का चाइना के साथ मिलकर CPEC प्रोजेक्ट पर काम करना इन चौधरियों को एक आंख नहीं बाता और वो हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को इससे हटाने की कोशिशों में लगे हैं। नाजरीन, क्या सोचने की बात नहीं कि 2018 से अब तक तकरीबन 11 इजलास हो चुके, मगर पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में मौजूद है। हर इजलास के बाद नए मुतालबात की फहरिस्त थमा दी जाती है ताकि पाकिस्तानी मईशत हमेशा इन आलमी इदारों की गुलाम रहे और पाकिस्तान आलमी बरादरी में सर उठाने के काबिल ना रहे। हैरत की बात है कि घाना जैसे मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, मगर पाकिस्तान के भरपूर ताउन के बावजूद इसे मजीद पाबंदियों का शिकार किया जा रहा है। गालिबन पाकिस्तान को ये बावर करवाना मकसूद है कि आलमी इदारों में अमरीका की सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता और इसे चाइना का साथ छोड़कर अमरीका से हाथ मिलाना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ हालिया फैसला 25 जून को आया,
مگر اس سے پہلے 19 جون کو پیرس میں FATF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک مظاہرہ ہوا جس میں اپنے آپ کو خود ساختہ جلا وطن، بلوچ، پشتون کہنے والے لوگوں نے شرکت کی اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر بلیک لسٹ کر دیا جائے اور سخت عالمی پابندیاں عائد کی جائیں۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ ان نام نہاد بلوچ اور پشتون رہنماؤں کی ڈوریں ہمیشہ بھارت سے ہلتی ہیں اور اس احتجاج کو کوریج بھی زیادہ بھارتی میڈیا اور بھارتی نیوز ایجنسیز نے دی تاکہ عالمی برادری میں جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کی ساکھ کو خراب کیا جائے اور بھارت کی چودراہٹ کو ابھارا جائے۔ اسی بھارت کی پاکستانی سرحدوں میں دخل اندازی اور مختلف دہشت گرد گروپوں کے ذریعے پاکستان میں انتشار اور فساد کی کوششیں سب کے سامنے ہیں، جس کا جیتا جاگتا ثبوت کلبھوشن یادیو کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ بھارت میں 2 واقعات میں بھاری مقدار میں یورینیم سمگل ہوتے پکڑی گئی، مگر ان عالمی اداروں کے سر پر جوں تک نہ رنگی۔ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک سے اتنی سنگین غفلت کے باوجود کسی عالمی ادارے اور عالمی میڈیا نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ کیسے دھڑلے سے دہشت گرد گروہ بھارت میں یورینیم کو سمگل کر رہے ہیں۔ دراصل چونکہ بھارت کو پاکستان اور چین کے مقابلے میں علاقائی طاقت بنانا مقصود ہے، اس لیے ان کھلم کھلا تضادات کے باوجود اس کی معیشت کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور وہ ابزرور گروپ کا ممبر بن چکا ہے۔ وہ امریکی سرپرستی میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے لابنگ میں لگا ہے۔ ناظرین، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششوں میں تیزی لائے اور اس کمیٹی میں موجود اپنے دوست ممالک جن میں چائنا، ترکی اور روس سر فہرست ہیں، ان کو اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوششیں تیز کرے اور دوسرے ممالک میں اپنی لابنگ کو مضبوط بنائے۔ تمام علاقائی ممالک کے ساتھ مضبوط سفارتی اور اقتصادی تعلقات قائم کر کے بھارتی لابی اور اس کے آقاؤں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان نام نہاد عالمی اداروں کی ناانصافیوں اور سیاسی محرکات پر پردہ ڈالنے اور خاموش رہنے کی بجائے متبادل آپشن زیر غور لائے جائیں اور مضبوط علاقائی اقتصادی نیٹ ورک قائم کر کے ان عالمی چودھریوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر ہم میں ایسی کیا کمزوریاں ہیں کہ ہم FATF اور اس جیسے دوسرے صہیون نواز اداروں کے احکامات ماننے پر مجبور ہیں۔ آخر ہماری گردن سے ان کی غلامی کا طوق کیسے اترے گا؟ کیا FATF اور اس جیسے دوسرے طاغوتی اداروں کا ہمیں احکامات دینا اور ہمارا ان کی اطاعت کرنا غلامی کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا یہ ہماری سوورینٹی پر ایک سوالیہ نشان نہیں؟ آخر ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے کہ احکامات دینے کی بجائے احکامات کی تعمیل میں لگ گئے؟ ذرا سوچئے اور اپنا احتساب کیجئے۔